उत्तराखंड सरकार उस बदलाव का भाग बनने जा रही है, मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर रही है। ये है क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी में मैंने देखा कि करप्शन नीचे है, देश के ऊपर। हमने मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले 452 मदरसों में आधुनिक एजुकेशन को लागू किया। ये तय किया कि अरबी और संस्कृत दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, तो हमने मदरसों के अंदर उसे भी हमने कहा कि हम इसे संस्कृत को पढ़ाएंगे। कि मदरसा बोर्ड में एक ही शिक्षा दी जाती रही है, तो ये कहा जा रहा है कि वो थोपी जा रही है सरकार की तरफ से। मदरसा बोर्ड 2026 से उसका नाम चेंज हो जाएगा। वो मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शैक्षणिक प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध, इन सबको एक ही छत, एक ही विंडो से इन्हें मान्यता मिलेगी। जो मौजूदा मदरसों की संख्या है, क्या इसमें इजाफा होगा? ये मदरसे सिर्फ धार्मिक एजुकेशन देते थे, तो उनकी अगर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं थी, तो आज उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी और बढ़ने के बाद उन्हें समान मौके मिलेंगे। एक और आरोप आपके ऊपर लगता है, आपकी सरकार के ऊपर, नकल जिहाद का। मदरसा बोर्ड को ख़त्म करके प्राधिकरण आना, ये मुसलमानों के फेवर में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर। आप इस बात को मानते हैं कि तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद के नाम पे मुसलमानों को भड़काया? मैं मानता ही नहीं हूँ, बल्कि उसके ऊपर मैं जानता भी हूँ। जिन जिन लोगों ने ये ट्रेंड चलाया है, वो मोहम्मद साहब के रास्ते से उनका कोई वास्ता नहीं है। मोहम्मद साहब से प्यार ये है कि आपके आचरण में मोहम्मद साहब नजर आने चाहिए। उन्होंने तो दुनिया में मोहब्बत बांटी है। मुफ्ती साहब, भारतीय जनता पार्टी जो आपकी पार्टी है, उन पे ये आरोप लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की, भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए एक देश श्रेष्ठ देश का नारा देती है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है। आप मदरसों के बच्चों से जब आप मिलेंगे, तो वो मदरसों के बच्चे संस्कृत में स्पीच देते हुए नजर आएंगे, अंग्रेजी बोलते नजर आएंगे, हिंदी बोलते नजर आएंगे। जैसे आपने कहा कि मदरसे का एक बच्चा वो फर्राटे से संस्कृत बोलता है, ये तो बदलाव का ही भाग है ना? बिल्कुल बदलाव हो रहा। तो क्या ये कांग्रेस अपने हुकूमत में नहीं कर सकती थी? कांग्रेस हुकूमत में कर सकती थी, मगर उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। वो ये चाहते थे कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बने रहें। जैसे कहते हैं, हवाओं को कोई नहीं रोक सकता है। शिक्षा एक समान हो, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक शिक्षा नीति की तरफ कदम बढ़ाया है, और उसकी पहल सबसे पहले उत्तराखंड सरकार ने शुरू करी है, और शुरू हुई है उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड से। इस विभाग के चेयरमैन कासमी साहब आज हमारे साथ में मौजूद हैं, और इनका अगर मैं परिचय करवाऊँ, मुफ्ती समून कासमी साहब आंदोलन से जुड़े रहे हैं। अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, उनमें ये प्रमुख चेहरे थे। लेकिन बदलाव कैसे हुआ, भारतीय जनता पार्टी से कैसे जुड़े, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड एजुकेशन के चेयरमैन कैसे बने, पूरी इनकी यात्रा पे आज हम बात करेंगे। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैं यही करूँगा, जिस तालीम का भी मैंने जिक्र करा इंट्रो में, बदलाव की बात कही जा रही है, और मेरे ख्याल से 2026 में उत्तराखंड सरकार उस बदलाव का भाग बनने जा रही है, मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर रही है, और उसकी जगह प्राधिकरण को लागू करने के लिए। ये है क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा तालीम को, शिक्षा को, लोगों को, वो थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ रमेश जी, आपका बहुत आभार और आपके इस चैनल को मेरी शुभकामनाएं भी। और आपने जो ये नई पारी आपकी है एज ए एडिटर के, मैं उत्तराखंड की सरकार की ओर से और अपनी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आपने कहा कि मेरी भूमिका के बारे में कि यकीनी तौर से मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से हूं, और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में किस तरह से मेरा आना हुआ। 2010 से एक आंदोलन की शुरुआत हुई जो देश को समर्पित था और एंटी करप्शन था, IAC, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। हमारे नेता
और हमारे दर्शक थे आदरणीय अन्ना हज़ारे जी। और उनका लंबा जीवन है, जो उन्होंने अपने जीवन भर जो उन्हें धरने किए हैं और करप्शन के ख़िलाफ़ उनका एक लंबा इतिहास है। 2010 में जब इसकी शुरुआत होती है और 2012 तक वो आंदोलन रहा, और उसका नतीजा आपको देखने में आया कि 1900 जब यहाँ कॉमनवेल्थ घोटाले हुए, जो कॉमनवेल्थ यहाँ हुआ था, उसमें इतना बड़ा करप्शन सामने आया था कांग्रेस का कि पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया के सामने जब वो उजागर हुआ, और उसे उजागर करने का जो सेहरा जाता है वो उस आंदोलन को जाता है। और जन लोकपाल की एक ये लड़ाई थी जहाँ से शुरू हुई। तो उस ज़माने के अंदर इत्तेफाक से बदकिस्मती कहूँगा मैं कि इस देश की कि अरविंद जैसे लोग उसे लीड कर रहे थे, और उसका सामाजिक पहलू ख़त्म करके वो राजनीति में जैसे लेकर के आए। तो उस वक्त हम और अन्ना हज़ारे हम ये चाहते थे कि देश के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, करप्शन से जो लोगों में एक नफ़रत पैदा हो रही है, वो चरम पे पहुंचनी चाहिए। तो 2012 में जब उन्होंने पार्टी बनाने का फ़ैसला किया तो हमने उसका विरोध किया और हम उससे अलग हो गए। उसके बाद ये हुआ कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी सामने आते हैं। तो हम लोगों के सामने एक विचारणीय मुद्दा ये था कि अगर जो हमने आंदोलन किया उसमें सारे लोगों की आहुति है, पूरा देश खड़ा हो गया था, युवा खड़े हो गए थे, छात्र छात्राएं सड़कों पर आ गए थे। तो फैसला ये किया कि क्या करना चाहिए कि अगर उस वक्त कांग्रेस अगर रिपीट करती है तो वो बिल्कुल मखना हाथी की तरह हो जाएगी, और देश में जो जहां आज लोगों की कुर्बानियों के तहत करप्शन पर अंकुश लगा है, पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने करप्ट लोगों को पीछे करना शुरू कर दिया है, तो इसका समाधान कैसे हो। तो उसमें योग गुरु श्री स्वामी रामदेव जी, अन्ना हज़ारे, हम और अन्य लोग, इस पर हमने चिंतन और मनन किया कि क्या होना चाहिए। तो 2014 में मैंने 5 अप्रैल 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उस ज़माने के अंदर जनरल सेक्रेटरी होते थे हमारे आज के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, और मेरे प्रेरणा के स्रोत जिनका दामन जो है वो सामाजिक कार्यों से भरपूर है। एज ए नेता रहते हुए, चीफ मिनिस्टर रहते हुए, वो एक साधारण उनका व्यक्तित्व था। तो मेरे वो राजनीतिक गुरु हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, जो पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र और गोवा के रह चुके हैं और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मैंने उनकी प्रेरणा से पार्टी को ज्वाइन किया। और जो आपने सवाल किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी ही में क्यों आया, तो भारतीय जनता पार्टी में मैंने देखा कि करप्शन नीचे है, देश ऊपर है। और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इसके लिए चयन हो गया तो फिर हमें लगा कि अब देश के अंदर परिवर्तन आएगा। तो हमने तय किया कि हम तब तक घर वापस नहीं होंगे जब तक ये करप्ट सरकार को हम इस देश से सत्ता से बाहर ना कर दें। वो हमारा संकल्प पूरा हुआ। मेरे 15 सेकंड की एक वीडियो भी है, अगर मैं आपको शेयर भी करूंगा उसे, कि हमने ये कहा था, लोग पूछते थे पूरे देश के अंदर जब हम भ्रमण कर रहे थे कि कैसे इस करप्शन से निजात मिलेगी, तो हमने कहा कि आप इंतज़ार कीजिए, 2014 में एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि राक्षस कमज़ोर होंगे और सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ऐसा हुआ। बहरहाल अब मैं आपको इस तरफ आता हूं कि मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड का एज ए अध्यक्ष के मेरा चयन हुआ। मैं इसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस जिम्मेदारी को दिया और मैंने उसे बखूबी अंजाम दिया। हमने मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले 452 मदरसों में आधुनिक एजुकेशन को लागू किया
और आधुनिक एजुकेशन के साथ साथ जब माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने संस्कृत को सेकंड लैंग्वेज बनाया, सरकारी ज़बान बनाया, तो हमने ये तय किया कि अरबी और संस्कृत दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। तो हमने मदरसों के अंदर उसे भी हमने कहा कि हम इसे संस्कृत को पढ़ाएंगे ताकि बच्चों के अंदर बौद्धिक विकास भी बढ़े और एक दूसरे के करीब भी मदरसा आएं। शिक्षा के अंदर जी, संस्कृत। संस्कृत। तो आप ये देखिएगा उसके बाद जो हमारा अनुभव आगे बढ़ता चला गया, तो 2000 यानी 2023 के बाद जो बच्चों ने एक आधुनिकता की तरफ वो आए और हमने एनसीईआरटी का सिलेबस उन्हें में लगाया, तो उन्होंने पढ़ के बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो हमारा अनुभव ये रहा कि अगर इन बच्चों को आधुनिक एजुकेशन दी जाए तो ये इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। लेकिन मुफ्ती साहब, इसमें एक सवाल बड़ा चुभने वाला है, जो विरोध के सुर भी उसमें पकड़े, कि ये था भाई, दशकों से कह लो या सदियों से कह लो, कि मदरसा बोर्ड में एक ही शिक्षा दी जाती रही है, उर्दू की। उर्दू तामिल होती रही है, बच्चे पढ़ते रहे, निकलते रहे। उसमें अगर सनातनी कोई भी भाषा या कुछ किसी भी धर्म की उसमें ऐड ऑन की जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि वो थोपी जा रही है सरकार की तरफ से। हालांकि जबकि मैंने अभी इंट्रो में कहा कि नहीं, शिक्षा एक समान होनी चाहिए, उसकी पैरवी पूरा हिंदुस्तान करता है, मुझे लग रहा है आप भी करते होंगे, लेकिन फिर भी विरोध हो रहा है। नहीं, असल में उसमें क्या है कि जैसे मैं आपको वहीं आ रहा था, मैं देखिए अभी 2025 जो अब कानून बन गया है, माननीय राज्यपाल महोदय ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मदरसा बोर्ड 2026 से उसका नाम चेंज हो जाएगा और उसका दायरा बढ़ जाएगा। वो मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शैक्षणिक प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा और उसका दायरा, जो मैंने कहा दायरा बढ़ेगा, तो दायरा अब तक सिर्फ मुसलमानों को वहाँ से प्रमाण पत्र दिए जाते थे और मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो मदरसे आते थे उन्हीं पर उनका दायरा वहीं तक था। अब वो बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तमाम माइनॉरिटीज़ में जो 6 माइनॉरिटी हैं, यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध, इन सबको एक ही छत, एक ही विंडो से इन्हें मान्यता मिलेगी और वो मान्यता विद्यालय परिषद से मिलेगी, प्राधिकरण के माध्यम से। वो आधुनिक एजुकेशन उन बच्चों को देंगे। और एक बड़ा इसमें एक और मैं आपके सामने एक चीज़ उजागर करना चाहता हूँ, भली भांति तमाम मदारिस के लोग इससे परिचित हैं कि मदरसों की डिग्री मान्य नहीं थी, इसलिए कि समकक्षता हमारे मदरसों को हासिल नहीं थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब वो मसला भी ख़त्म हो जाएगा कि विद्यालय परिषद से हमारे बच्चों को, हमारे मदरसों को उसकी मान्यता मिलने के बाद, प्रमाणित होने के बाद, वो उनके जो प्रमाण पत्र हैं वो खुद ब खुद जो है वो वैलिड हो जाएंगे। अब इसका जो फ़ायदा होगा तो जहाँ 6 माइनॉरिटीज़ को होगा, मुसलमानों को ज़्यादा होगा, इसलिए कि आपको जो एजुकेशन दी जाएगी वो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन होगी। अभी आपने कहा कि नए प्राधिकरण से मुसलमानों को फ़ायदा होगा। जो मौजूदा मदरसों की संख्या है, क्या इसमें इजाफा होगा? हाँ, बिल्कुल इजाफा होगा। मैं समझता हूँ कि इससे, देखिए अभी मैंने इससे पहले भी कहा, अभी मैं फिर दोहरा रहा हूँ उस बात को कि भारत के अंदर, यानी हमारा जो देश है वो अनेकता में एकता की संस्कृति को जीता है। और अगर आप इसे देखें कि 1947 के बाद जो देश के अंदर देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमने स्वयं उसे आगे बढ़ाया और आज हम भारत के लोग अपने देश को चला रहे हैं और हमारे नफ़े व नुकसान एक हैं। मैं ये बात अगर आगे बढ़ाऊँ कि मदरसे सिर्फ धार्मिक एजुकेशन देते थे और उन धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ उन्हें आवश्यकता थी इस चीज़ की कि वो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन भी उन्हें दी जाए, क्योंकि वो गरीब घरों के बच्चे हैं जो कहीं नहीं पढ़ सकते। तो उनकी अगर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं थी, तो आज उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी और बढ़ने के बाद उन्हें समान मौके मिलेंगे। और ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की दूरदर्शी और दूरगामी पहल है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और देवभूमि एक ऐसा राज्य है जो बहुत अति संवेदनशील भी है, वो वीरों की भूमि है, वो सूफी संतों की भूमि है और वहाँ का संदेश पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाता है।
और सबको साथ लेके चलना, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति वहाँ फलती और फूलती है। तो और उस राज्य के अंदर एक वर्ग विशेष अगर इन तमाम आधुनिक एजुकेशन के कारण वो रोजगार हासिल ना कर सके, वो वंचित रह जाए, तो ये किसी भी सरकार का मैं समझता हूँ कि कामयाब पहलू ये है कि उस सरकार में बसने वाले लोग, उस राज्य के बसने वाले तमाम नागरिक बगैर भेदभाव के उन्हें बराबर मौके मिलने चाहिए। यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है। चेयरमैन साहब, एक और आरोप आपके ऊपर लगता है, आपकी सरकार के ऊपर, नकल जिहाद का। मैं जानना चाहूँगा विस्तार से, इससे किसको जोड़ा गया? मदरसा बोर्ड को जोड़ा गया या ओवरऑल शिक्षा को जोड़ा गया? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं बता रहा था उससे मैं आपको ज़रा इस पे आऊँगा कि मदरसा बोर्ड को ख़त्म करके प्राधिकरण आना, ये मुसलमानों के फेवर में है। इसलिए कि 1947 के बाद 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश पर राज किया और उन्होंने एक ही काम किया कि मुसलमानों के मन में खौफ पैदा किया, डर पैदा किया आरएसएस और बीजेपी से। मैं आज ये कह सकता हूँ कि इन 11 सालों के अंदर कहीं भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को आगे रखा गया है और हमारी देवभूमि के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तो उसे अगर उसका अनुसरण, यानी सबसे पहले अगर किसी ने भली भांति ज़मीन पर उतारा है, धरातल पर उतारा है, तो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। उन्होंने जो ये निर्णय लिया है, ये निर्णय किसी नफ़रत या किसी बदले के कारण नहीं है, बल्कि बदलाव के लिए है। बदलाव ये है कि जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा, मेन स्ट्रीम से उन्हें जुदा किया, आज ये मेन स्ट्रीम से जोड़ने वाली एक पहल है। और इसे मैं ये समझता हूँ कि ये 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, उसे अगर लागू कर रहे हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। इसीलिए अगर मदरसा बोर्ड को उन्होंने जो आपने शब्दावली का इस्तेमाल किया, इसका मैं ये समझता हूँ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप नकल की बात जो आपने की, तो मैं उसे वाज़े करना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 25,000 नौकरियाँ, ये एक रिकॉर्ड है। यानी 25,000 नौकरियाँ अपने 4 साल के कार्यकाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड राज्य के युवाओं को दी है, वहाँ के नागरिकों को दी है। एक मिसाल है पूरे देश के अंदर। और मैं समझता हूँ कि और उनका नकल विरोधी सख्त कानून लाना, वो ये दर्शाता है कि वो किसी भी अनियमितता से कोई समझौता नहीं करेंगे। अब जो लफ्ज़ जिहाद पे की आपने बात की, तो मैं आपको ये वाज़े करना चाहता हूँ कि एक नौजवान, एक लड़का जिसका उद्देश्य ये था ही नहीं कि वो उसकी परीक्षा में पास हो या वो परीक्षा को अच्छी तरह से अंजाम दे, वो एक षड्यंत्र के तहत उसकी जांच हो रही है। और अब माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने छात्र और छात्राओं की बात को मानते हुए, उसे सर्वोपरि रखते हुए सीबीआई की भी उन्होंने संतुति कर दी है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसे मुख्यमंत्री की भूमिका उन्होंने निभाई है कि जो छात्र और छात्राओं के जो उनके मफादात हैं, जो उनके फ़ायदे हैं, जो उनका स्वार्थ है, उन्होंने उसे सामने रखा है, अपनी चीज़ नहीं। उन्होंने बार बार कहा भी कि मेरा तो जीवन छात्र और छात्राओं के लिए है, अपने प्रदेश की उन्नति के लिए है। मैं ये कह सकता हूँ कि एक षड्यंत्र के तहत 11 बजे एग्ज़ाम 11 बजे शुरू होता है और वो 1 बजे ख़त्म होता है, और उसके बाद वो पेपर बाहर आता है और उसमें किस तरह से वो कैसे छुपा करके मोबाइल अंदर ले जाता है, तो उन सब पर कार्रवाई हुई है। और वो पहले अपनी बहन को भेजता है और बहन जो है किसी प्रोफेसर को भेजती हैं, और वो प्रोफेसर भी इत्तेफाक से असिस्टेंट प्रोफेसर वो महिलाएं हैं, और वो एक किसी और को वो बजाय पुलिस में जाने के वो वहाँ उसे भेज देती हैं। तो ये खुद अपने में एक संदिग्धता पैदा करता है। यानी इसे जो है आप लीक, मैं समझता हूँ कि लीक तो नहीं कह सकते इसे, ये एक बदनाम करने के लिए एक सरकार को कि भली भांति चलने वाली, निष्पक्षता के साथ चलने वाली सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए ये षड्यंत्र है। मुफ्ती साहब, उत्तराखंड आपदाओं से घिरा पड़ा है लगभग 2-3 सालों से। कोई ना कोई ऐसी घटनाएं कुदरती हो ही रही हैं। बावजूद भी आपकी सरकार
चाहे कितने भी सामाजिक कार्य हों या समाज से जुड़े काम, उसमें कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। अब इसके पैरेलल जैसे आपने बताया, नकल जिहाद कह लो, काल नेमी ऑपरेशन ले लो, ये सारे के सारे चल रहे हैं, जबकि मुझे लग रहा है कि दूसरी सरकारों को एक सीख लेनी चाहिए। क्या बिल्कुल, समझते हैं आप? बिल्कुल आपने देखिए सही बात कही। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये बार-बार कह चुके हैं, किसी भी वर्ग विशेष से या किसी वर्ग से उनका कोई कोई मतभेद नहीं है और वो सबका यकसा तौर से सबके विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं। और जो इसमें जो एक नाम आ रहा है, मैं भी उसके ऊपर मुझे भी बड़ा दुःख है इस बात का कि वो लड़का, उसकी इंक्वायरी होगी तो सब सामने आ जाएगा कि जिसका नाम खालिद है, वो कैसे इस्तेमाल हुआ। तो इसलिए मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जिहाद के मायने भी संघर्ष के हैं। तो ये संघर्ष ही तो चल रहा है कि एक चलती हुई अच्छी सत्ता को आप एक सेवकों को, जो अपने आप को उत्तराखंड राज्य का सेवक कहते हैं, उन्हें आप डिस्टर्ब करने की तरफ चलने का प्रयास कर रहे हैं, जो नाकाम हो गए लोग। तो मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने एक जिक्र किया अभी कि हमारा स्टेट जो है वो आपदाओं का है। आपने देखा कि धराली है, थराली है, जिस तरह से वहाँ बादल फटा, और आपने वो सीन भी देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ पीड़ितों के बीच में जाते हैं और पीड़ितों से जिस तरह से उनका दुख दर्द बांटते हैं। एक बड़ी मार्मिक चीज़ सामने आती है कि एक महिला एक एज ए बहन के जब उनके अपना दुपट्टा फाड़ के उनके राखी बांधती है, तो वो भावुक पल थे। और यहाँ तक आया कि तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने मना कर दिया कि आप वहाँ नहीं जाइए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मानव प्रेम उनका सामने आता है और अपने कर्तव्य के प्रति कितने जागरूक हैं कि वो वहाँ जाते हैं। उनका पायलट मना कर रहा है। वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे, पायलट ने मना किया कि सर यहाँ आप लैंड नहीं कर सकते, इसलिए कि पानी भरा हुआ है, ज़मीन जो है वो धंस रही है और बारिश हो रही है। मगर उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इतने नीचे ले आओ कि मैं उससे नीचे छलांग लगा दूं, और वहाँ फिर जो है वो उससे नीचे उतरते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं। तो ऐसा संवेदनशील व्यक्ति वो किसी वर्ग को क्यों निशाने पे लेकर आएगा? नहीं, तो मैं बात ये कहूँगा आपसे कि जो मदरसे के नाम पर जो प्राधिकरण बना है, जो लोग इसमें भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भ्रम पैदा नहीं कर पाएंगे। मैं ये फिर कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आने वाले मदरसों को हानि नहीं होगी, उन्हें फायदा होगा, इसलिए कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और विद्यालय परिषद से वो एफिलेटेड हो जाएंगे और पढ़ने वाले बच्चे जो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं वो इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस बनने का रास्ता साफ होगा। और मैं ये बात कह सकता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब से 2014 के बाद आए हैं, 50 से ज़ायद बच्चे हर साल यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, राष्ट्र से जुड़ रहे हैं, राष्ट्र की सेवा से जुड़ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो प्राधिकरण बनाने का फैसला किया है, ये बहुत स्वागत योग्य है, बल्कि इसका वेलकम होना चाहिए। और मैं एक बात और आपके मुझे याद आ रहा है, मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों से, ख़ास तौर से पूरे देश के और उत्तराखंड के, कि आप देखिए कि 94% बच्चे, 94% बच्चे मुसलमानों के, हिंदुओं के स्थापित स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इसलिए कि मुसलमानों ने एज ए जमींदार के, जब कौड़ियों में स्कूल बनते थे, उन्होंने स्कूल नहीं बनाए, विशेषकर लड़कियों के। आपको इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज बहुत दूर की बात, आपको इंटर कॉलेज भी नहीं मिलेंगे। हमारे हिंदू भाइयों ने, और वो जिनकी बैकग्राउंड आरएसएस से है, उसमें 94% में ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड में ये बात कर रहा हूँ कि दिल्ली से लेकर और वेस्ट यूपी की बात मैं कर रहा हूँ कि आपको यहाँ मुसलमानों के बड़े बड़े कारोबारी हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, मगर उन्होंने एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि पहले उन्हें मजदूर बनाया। आज कांग्रेस ने उन्हें अपने कार्यकाल के अंदर, और इन सेकुलर पार्टियों ने, जिन्होंने उनका वोट तो झोली भर भर के लिया, 80% वोट आज भी समाजवादी को जाता है, बसपा को गया है और कांग्रेस ने लिया है। उन्होंने उनका कोई कल्याण नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उन्हें वोट बैंक नहीं मानते, उन्हें नागरिक मानते हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को अपने कर्तव्य के अंदर उन्होंने शामिल किया है। तो इसलिए मैं मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड के बाद प्राधिकरण का सामने आने का बिल्कुल लक्ष्य साफ है कि हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में रहने वाले समस्त जितने नागरिक हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिले, और ये मुसलमान बच्चों का भी अधिकार है।
मुफ्ती साहब, इस्लाम की मूल परिभाषा क्या है? देखिए, मैं अगर इस पे आऊँ कि इस्लाम और मैं सनातन धर्म की बात करूँ, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि सनातन धर्म और इस्लाम में बहुत सिमिलरिटी है। बस ज्ञान के दौर में अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण हम एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। यानी अगर आप सनातन की बात, मैं सनातन से शुरू करता हूँ कि सनातन धर्म जो सदा से सीधा चलाया। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती हैं, नफ़े व नुकसान एक हैं। जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, वो ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, परमात्मा, वो एक ही है। नाम अनेक हैं, वो एक है। जैसे मैंने कहा कि संसार का पहला जो ग्रंथ है वो वेद है, और अंतिम जो वाणी है वो कुरान है। एको ब्रह्म, मैं ब्रह्म सूत्र हाँ। की बात कर रहा हूँ। एको ब्रह्म द्वितीय नास्तिक, नेहना नास्तिक। आप उसका ट्रांसलेट करें तो कलमाए खुदा है वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन बने कौन बनते। एकम एवं अद्वितीयम ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका अगला पार्ट है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी ईश्वर एक है, दूसरा कोई नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है, उसका इंच बराबर भी कोई साझी नहीं है। उसी को वादहु ला शरीक। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म और इस्लाम, अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो सनातन धर्म के मानने वाला और इस्लाम के मानने वाला वो मानव प्रेमी होगा, और मानवता ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। इबादत बजुज खिदमत खल्क नेस्त, मानव सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी प्रार्थना है। तो ये मैं मान लूँ कि भारत में रहने वाला मुसलमान और हिंदू दोनों का डीएनए एक ही है? बिल्कुल, दोनों का एक डीएनए है। हमारी पूजा पद्धति तो अलग है, हमारे पूर्वज तो एक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। तो ये तौकीर रजा क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को? देखिए, दरअसल क्या है, जो अभी आपका ये प्रकरण बरेली में हुआ, जो आपने तौकीर साहब का नाम लिया, दरअसल क्या है कि ये सस्ती राजनीति के लिए इन्होंने भोले भाले मुसलमानों का, अनपढ़ मुसलमानों का, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो नहीं समझ पाते कि हज़रत मोहम्मद साहब का क्या रास्ता था। हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ईश्वर दूत हैं, यानी पैगंबर हैं। उनकी भूमिका ये है कि गुरु की भूमिका है। वो बताते हैं कि भाई तुम्हें अच्छे काम करने चाहिए, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव रखना चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए, छोटों से मोहब्बत करनी चाहिए, और जो अपने विद्वान हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखना चाहिए। यानी अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे दुखी है तो तुम स्वर्ग में तो क्या जाओगे, तुम उसके स्वर्ग की खुशबू भी नहीं चख पाओगे। और पड़ोसी कोई भी हो सकता है। आप मेरे पड़ोसी हो सकते हैं, मेरी बहन मेरी पड़ोसी हो सकती हैं। पड़ोस का होना ये आपका वो नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार ये कहा था ना, एक बड़ा अपने वक्तव्य के अंदर बड़ा मशहूर है उनका, कि पड़ोसी का तय करना हमारा वो नहीं है, हमारा कर दे। हमारा पड़ोसी क्योंकि जो मुल्क है जो हमें परेशान करता है, मगर हम एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहते हैं। तो मैं आपसे बताऊं कि अगर हमारा पड़ोसी मुल्क इस्लाम को ग्रहण करता है, इस्लाम के ऊपर जरूर बना है, मगर इस्लाम उनके आचरण में नहीं है। ऐसे ही अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आचरण मुसलमानों के अमल में होता तो ये आई लव मोहम्मद कह करके इसे ट्रेंड नहीं चलाते और मोहम्मद साहब के नाम पर ये दंगे फसाद नहीं कराते। मैं ये बात कह सकता हूं कि ये मोहम्मद साहब का रास्ता नहीं है। अब जैसे मैंने कलमा खुदा पढ़ा, मैंने ब्रह्म सूत्र पढ़ा, तो मेरा तो ईमान दोगुना हो गया, क्योंकि मैं उस ईश्वर की बात कर रहा हूं, मैं उस अल्लाह की बात कर रहा हूं जिसने बगैर भेदभाव के तमाम इंसानों को एक ही नर और नारी से पैदा किया। जैसे आपने कहा कि हमारा डीएनए एक है, यकीनन हमारा डीएनए एक है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया। तो आप इस बात को मानते हैं, आप इस बात को मानते हैं कि तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद के नाम पे मुसलमानों को भड़काया? मैं मानता ही नहीं हूं, बल्कि उसके ऊपर मैं जानता भी हूं। और जो दुनिया भर के जो भारत वर्ष के अंदर जिन जिन लोगों ने ये ट्रेंड चलाया है, वो मोहम्मद साहब के रास्ते से उनका कोई वास्ता नहीं है। वो भले से कितना कहें
कि हम मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं। मोहम्मद साहब से प्यार ये है कि आपके आचरण में मोहम्मद साहब नजर आने चाहिए। उन्होंने तो दुनिया में मोहब्बत बांटी है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर उनके बारे में उनके ऊपर कोई कीचड़ उछाले, वो नहीं उछाल सकता। दुनिया के जब 100 बड़े लोगों का नाम आता है तो लिखने वाला मुसलमान नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे पहले नंबर पे रिफॉर्म करने वालों में। जैसे मैंने आप पहले बताया कि जब लड़कियों को उनका हक नहीं दिया जाता था और औरत होना गुनाह था, बच्ची पैदा हो गई तो उसे जैसे आज अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से मरवा देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करते हैं। इस पे भी हमने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास किया है। यह हज़रत मोहम्मद साहब का रास्ता है। मेरा कैलेंडर के अंदर यूनाइटेड नेशंस के वार्षिक कैलेंडर 2007-2008 में कंटिन्यू छपा है कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। मैं भारतवर्ष के लोगों से कहना चाहूँगा कि हमने तमाम कुप्रथाओं पर तमाम धर्मों के लोगों ने, रिफॉर्मरों ने काम किया है। जब सती प्रथा हो या यानी पति के मरने के बाद जो है वो किसी से शादी नहीं कर सकती थी, वो विवाह नहीं कर सकती थी, हज़रत मोहम्मद साहब ने शुरुआत की और फिर आने वाले लोगों ने उनके बाद जो है इस सती प्रथा को भी रोका। तो ये काम जो है ये वो काम है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और तमाम रिफॉर्मरों का है। ये काम करना चाहिए था, बराबरी पैदा करनी चाहिए थी। तो मोहम्मद साहब का काम बराबरी का था। बेटा और बेटी में समानता लाइए, दोनों को समान तौर से देखिए, तब आप देखिए कि पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। मुफ्ती साहब, भारतीय जनता पार्टी जो आपकी पार्टी है जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं, उन पे ये आरोप लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ है, और जबकि ये कहा जाता है कि अगर उनको किसी मुसलमान को अगर किसी को वोट देना है या किसी पार्टी का दामन थामना है तो उसके लिए कांग्रेस है, टीएमसी है, बसपा है, सपा है। बावजूद आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, आप उसमें हैं, बड़े ओहदे पे हैं। क्या इसमें भी भ्रम फैलाया जाता है मुसलमानों के लिए दूर करने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो जो शब्द है, जो उसका अर्थ निकल करके आता है, वही मतलब भेदभाव को ख़त्म करता है। भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की पार्टी, भारत के लोगों की पार्टी। नहीं, ऐसे तो कई सारे जनता पार्टी भी होती थी, वो भी नहीं, जनता मैं की आपको पार्टी बताऊं, हो मैंने गई। 2014 में जब आदरणीय अमित शाह जी जनरल सेक्रेटरी थे जी, और उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, तो इत्तेफाक से मैंने ये सवाल किया था, वो ऑन रिकॉर्ड है एक चैनल पर, वो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के उस पर एक चैनल आता था। तो मैंने कहा सर, मुसलमान भी इस देश के मुसलमानों को भी आपको लेना चाहिए, और एक पसमानदा समाज है जो अपने अधिकारों से वंचित रहा। कांग्रेस ने 60 साल तक उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, और जो उनके मीडिएटर थे उन्होंने उन्हें ऊपर नहीं आने दिया। तो आदरणीय अमित शाह जी, आज के गृह मंत्री जी, ने ये कहा कि नहीं नहीं भाई, मुसलमान इस देश का बाशिंदा है और हम तो स्वागत करेंगे, आप आइए। तो मुझे जहाँ आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, वहीं उस प्रोग्राम में मैंने जब उनसे पूछा तो आदरणीय अमित शाह जी ने हमसे ये कहा कि उस सवाल के जवाब में कि आइए, हम तो सबका स्वागत करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों को कि कोई ऐसा नहीं कि एंट्री नहीं है। और मैंने भारतीय जनता पार्टी, जो आपने कहा कि मैं समाजवादी में या कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं गया, भाई कांग्रेस से तो हमारी ये लड़ाई थी कि करप्शन पर हम लड़ते रहे। वो करप्शन से, जो करप्शन में लिप्त थी, वो आज भी आप देखेंगे कि वो उनका दामन जो है वो उससे बरी नहीं है, साफ नहीं है। तो हमने ये चैलेंज नहीं बल्कि ये सोच करके हमने ग्रहण किया था कि हम कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की उन तमाम जो चीज़ें लोगों के सामने नहीं आई हैं या किसी वजह से मुसलमानों को भ्रमित किया है, और वो चैलेंज हमारे सामने है, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने मदरसों में काम किया, आज भारतीय जनता पार्टी के करीब आ रहे हैं मुसलमान, और ये वजह है कि ये तथाकथित सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां आज परेशान हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में हम इसलिए हमने ग्रहण किया कि देश ऊपर है, करप्शन नीचे है। और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने तो ये बात का साथ का नारा जो है खुद दर्शाता है। नहीं, ये बात मुसलमान समझ क्यों नहीं पाता या उसको समझने नहीं दिया जाता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि फिर मैं दोहरा रहा हूं कि 94% बच्चे हिंदुओं के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं ना, मैं आपको बताऊं कि अगर जितने ये लोग, हम लोग जितने पढ़ कर के आए, हमारे बच्चे पढ़े हैं, किसी मुस्लिम स्कूल में नहीं पढ़े, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़े। वो सर सैयद का बहुत बड़ा किरदार है मुसलमानों की फलाह के लिए।
उस वक्त सर सैयद को जो है ये कहा जाता था कि ये तो अंग्रेजों के दलाल हैं, और उन्हें इब्नुल वक्त तक कहा। मगर सर सैयद ने उस वक्त ये सोचा था कि अगर ये मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ेंगे तो इनका कल्याण नहीं होगा। आज मैं एक बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए एक देश श्रेष्ठ देश का नारा देती है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है। यही चीज हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर, आप आइए, हम आपका विजिट कराएंगे। आप मदरसों के बच्चों से जब आप मिलेंगे तो वो मदरसों के बच्चे संस्कृत में स्पीच देते हुए नजर आएंगे, अंग्रेजी बोलते नजर आएंगे, हिंदी बोलते नजर आएंगे, तो आप कहेंगे कि वाकई तो वही चीज आगे बढ़ जाएगी। अब आगे कैसे बढ़ेगी कि उन्हें जो समकक्षता नहीं थी वो समकक्षता मिलकर के भारतीय जनता पार्टी इस देश को सर्वोपरि रखती है। और मैं तो एक बात और आगे बढ़ के कहना चाहता हूं, देखिए, भारत के तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं, हिंदुओं से कहना चाहता हूं, यहां के तमाम बाशिंदों से कहना चाहता हूं, अगर देश कमजोर होगा तो कहां होगा धर्म और कहां होंगे धर्माचार्य। कोई नहीं तो आपसे अंत में मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस पर गौर करिए कि आखिर जो नई शिक्षा नीति इस वक्त आई है, आप जब देखेंगे वो नई शिक्षा नीति जैसे लागू होगी तो समस्त वर्गों का कल्याण होगा। जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें किस तरह से उसमें इस सरकार ने मूलभूत परिवर्तन किया है कि आप हमारा जो बच्चा है जो 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 जिस तरफ जाना चाहेगा वो उस तरफ जाएगा, और टेक्निकल चीजें जिससे हर एक को व्हाइट कॉलर नौकरी नहीं मिल सकती तो वो अपने जीवन को सुधार सकेगा, उसे टेक्निकल तौर से इतना मजबूत कर दिया जाएगा। तो ये लगता मुफ्ती साहब कि कांग्रेस ने तालीम के ऊपर जो ताला लगाया उसको धीरे धीरे आप खोलने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैंने, हमारी सरकार कर रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी। आप अभी जैसे आपने कहा कि मदरसे का एक बच्चा वो फर्राटे से संस्कृत बोलता है, ये तो बदलाव का ही भाग है ना। बिल्कुल बदलाव हो रहा। तो क्या ये कांग्रेस अपने हुकूमत में नहीं कर सकती थी? नहीं, कांग्रेस हुकूमत में कर सकती थी मगर उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। वो ये चाहते थे कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बने रहें और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से इन्हें डरा करके, भयभीत करके वोट लेते रहें। जैसे एग्जाम्पल के तौर से मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने अभी कहा कि 50 से ज़्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, तो 1947 के बाद से बड़ा लंबा कार्यकाल कांग्रेस को मिला है। आप उनके दौर के अंदर कांग्रेस के आप उठा के देखेंगे, कोई शहर बचा हुआ नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ नहीं है कि जहां सांप्रदायिक दंगे ना हुए हों, और लाखों मुसलमानों की, हज़ारों हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, असमय उनकी मौत हुई है। आप बताइए कि मुरादाबाद के अंदर जब दंगा हुआ 1980 के अंदर, तो वहाँ क्या गोली चलाने का आदेश देने वाला, जिसमें छोटे छोटे बच्चे कुचल के मर गए थे, वो क्या कोई बीजेपी और आरएसएस का था? और ये मुसलमानों को ये बताते रहे, जो ऐसे संगठन हैं जो इनके मीडिएटर थे, वो इनके मीडिएटर बन करके वर्गलाते रहे मुसलमानों को। मल्याना के अंदर, मेरठ हो, मल्याना हो, भागलपुर हो, भिवंडी हो, कोई पूरे देश के अंदर, समस्त देश के अंदर दंगे होते थे। आज पूरा देश दंगा मुक्त है, तो इसलिए बच्चे एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा आपसे कि उत्तराखंड राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बगैर किसी भेदभाव के सबको साथ लेके चल रहे हैं। और इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, पसमानदा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका भी कल्याण होगा। वो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन हासिल करके वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो उनके भी सपने हैं, उन सपने साकार होंगे। मुफ्ती साहब, अगले अंत में 2 सवाल और। क्या इस मंच से आप मुसलमानों के अंदर जो डर बैठा हुआ है आरएसएस के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो कहेंगे कि डर नहीं है, कुछ नहीं, आप डरो मत, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ो, अच्छी पार्टी है, आप भी जुड़े हुए हो? नहीं, देखिए, इस वक्त मैं ये बात कह सकता हूँ, मेरा अनुभव ये है कि अब तेज़ी से मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरियों को कम कर रहा है। और मैं उदाहरण देना चाहूँगा उत्तराखंड का ही, कि उत्तराखंड राज्य के अंदर अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, तो आपने देखा 5 सीटें हमारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और बड़े मार्जिन से जीती हैं। लेकिन तौकीर रजा जब आह्वान करते हैं अपने लोगों के लिए, जो भीड़ उमड़ती देखते हैं, तो उसमें तो नहीं लगता कि कोई मुसलमान समझ रहा हो आपकी बात को। वो तो उनके बहकावे में जो कह रहे हैं उसकी बात मान लेते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पे नहीं आते। दरअसल ये क्या है, इनका मुद्दा ये है कि ये ऐसे इश्यूज़ लेकर के आते हैं, जैसे अभी आई लव मोहम्मद का ट्रेंड इन्होंने किया। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये जुमे का दिन ना हो और ये बुलाएं और कोई इशू ना हो, तो उस वक्त ये दिखाएं अपनी ताकत, कितने लोग आ सकते हैं, ये इशू उठाएंगे। जितनी जमातें मुसलमानों की हैं यहाँ,
वो अपने कर्तव्य से का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ मुसलमानों को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो भाई, ये आरएसएस तुम्हारी दुश्मन है, ये भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी दुश्मन है। वो ईमानदारी के साथ जिस दिन ये बात उन्होंने अगर इसका लोगों के सामने ये बात उन्होंने अगर रख दी कि नहीं भाई, ये समान तौर से सबको देख रहे हैं, तो इनकी पोलें खुल जाएंगी, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अभी आप देखेंगे कि पिछले दिनों जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ संशोधन बिल लेकर के आए। आप देखिएगा कि उसमें जितने अब तक के चेयरमैन रहे हैं उन सब, वो तो सब अमीर हो गए। जिनके लिए वक्फ संपत्ति दान की गई थी वो वहीं के वहीं हैं। उन वो स्कूल नहीं बने, उन पे स्कूल और कॉलेज बनने चाहिए थे, हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, क्यों नहीं बनाए? इन्होंने बड़े बड़े मॉल बनाए, उसके ऊपर बहुत मामूली सी किराए पर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर आज के प्राइम मिनिस्टर ने ये तय किया कि हम इसके वागुजार करके गरीबों का उनका हक दिलाएंगे, महिलाओं को उनका हक दिलाएंगे, तो इन्हें परेशानी हो गई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का आचरण देख रहा है, उसे अनुसरण कर रहा है। आने वाले दिनों में मुसलमान तेज़ी के साथ मुख्यधारा से जुड़ेगा। यही डर है कांग्रेस से जुड़े हुए मुसलमानों का, उन लीडरों का। उन्हें ये लग रहा है तुम्हारी ज़मीन जो है वो खिसक जाएगी। इसलिए मैं आज आपसे कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं वो आपको अलग ऐसा लग रहा होगा कि वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, मगर दवा कड़वी होती है, मगर उसका फ़ायदा जल्दी होता है। तो इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि अभी मदरसा बोर्ड के ऊपर कुछ लोगों ने ये वहाँ हवा देने की कोशिश की कि ये मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, मदरसा बोर्ड ख़त्म हो रहा है। भाई, तुष्टीकरण ख़त्म हो रहा है, संतुष्टीकरण उसकी जगह ले रहा है। मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल आपके सब्जेक्ट से मैं ख़त्म करता हूँ। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड जो बदलाव होने वाला है नए नाम के साथ में, इस पूरे मुहिम को आप कहाँ देखना चाहते हो? और बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो कितना क्या बदलाव देखना चाह रहे हो उसमें? नहीं, देखिए, ये जो प्राधिकरण अब 2026 से अपना काम करना शुरू कर देगा, ये बहुत ही अच्छा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा कि जो सबके कल्याण के लिए है। इसलिए कि आपकी धार्मिक एजुकेशन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप पढ़ाइए 6 घंटे, आप उन्हें विद्यालय परिषद पढ़ाइए, बाकी आप अपनी धार्मिक एजुकेशन दीजिए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सबका साथ और सबका विकास उसमें शामिल है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए संकल्पबद्ध है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 25-26 हज़ार नौकरियाँ उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल के अंदर दी हैं, तो ये उत्तराखंड के युवाओं को तो दी हैं, ये किसी बाहर के उससे तो दी नहीं है। और आप देखिएगा कि इससे आज जो उत्तराखंड है वो अलग चमक रहा है। आप हमारे यहाँ 4 धाम भी हैं, आप आइए, जो धार्मिक तौर से भी एक बड़ा केंद्र है हमारा। वहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से आप जो पर्यटन हमारा जो है वो आगे बढ़ रहा है। हालांकि आपदाओं का भी हमारा स्टेट है, और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्होंने जिस तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, अपने आप की जान की परवाह किए बगैर वो उन तमाम क्षेत्रों में जाते हैं और सबका दुख दर्द बांटते हैं। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मुसलमानों को शंका नहीं करनी चाहिए, और अपनी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ उन्हें आधुनिक एजुकेशन हासिल करेंगे तो उनके बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और मैं मुसलमानों से भी ये अपील करूँगा कि आप इन तथाकथित लोगों के बहकावे मत आइए। 60 साल का और 11 साल का आप आकलन करें, और जो काम 70 साल में नहीं हुआ है वो आज की सरकारें कर रही हैं। मैं ये बात कह सकता हूँ कि 11 साल 70 साल पर भारी। तो ये थे समून कासमी साहब, जिन्होंने आज मदरसा शिक्षा के बदलाव पर बेहतरीन बातें करी। आगे खाका क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या है, उन पे उन्होंने खुल के बात की। और मुझे लगता है कि ये बदलाव का वाहक बनेगा पूरे देश के लिए, सभी राज्यों के लिए। मुफ्ती साहब, आप हमारे साथ आए और खुलकर हमसे कई मुद्दों पे बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका रमेश जी।